इस गुड मॉर्निंग। सो गाइज हम अपनी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे। तो कल क्या हुआ था, बीच में ही मतलब कि वीडियो रुक गई थी, ठीक है, और अपने आप ही मतलब कि पोज हो गई थी, आई मीन स्टॉप हो गई थी। तो इसलिए हमारा जो ये पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, जो हम सारफेसी एक्ट में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम थोड़ा ये दोबारा से पढ़ लेते हैं कि किस तरह से जो लैंडर्स हैं वो बिना कोर्ट के इंटरवेंस से क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को एनफोर्स कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 60 दिन का जो नोटिस देगा कोई भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं किसी भी डिफॉल्टिंग बोरर को, मतलब कि जिसने भी वो डिफॉल्ट किया है, जिसने पैसा उधार पे लिया था लेकिन वापस नहीं दिया, तो जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनको 60 दिन का नोटिस देंगे। और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, जो भी बोरर ने जो एसेट्स रखे थे, पैसा रखा या लैंड रखा, कुछ भी लेकर, उसको वो बैंक या इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पास रख सकते हैं। पोजेशन मतलब अपने पास रख सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ सच मैंने एसेट्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। लाइक कोई कंपनी वगैरह हुई, उनके शेयर्स वगैरह हुए, तो उनको खुद मैनेज कर सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को खुद अपॉइंट कर सकते हैं सो दैट वो उन एसेट्स को मैनेज करें, या फिर वो बोरर को बोल सकते हैं कि वो अपने ड्यूज दें विद रिस्पेक्ट टू दैट एसेट, ठीक है। इसके अलावा एक सेंट्रल रजिस्ट्री को क्रिएट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट हम इसमें क्या कर सकें, जो भी सिक्योरिटाइजेशन में ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको रजिस्टर कर सकें और फाइनेंशियल एसेट्स को रिकस्ट्रक्चर कर सकें एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्रिएट करें। इसके अलावा क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगा अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर सिक्योर डेप्ट्स। आप किस तरह से उन सिक्योर डेप्ट्स को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन होगा। ये आप किसी भी बोरर लैंडर्स के द्वारा फाइल हो सकता है। किस कहाँ पे फाइल होगा, विद डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और इसकी जो अपील है वो कहाँ पे जा सकती है, डेप्ट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल। मतलब कि अगर बोरोर है उसको कुछ फाइल करनी है, अगर कोई मतलब कि फाइल करनी है कि हाँ अगर मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो अपनी जो अपील है वो कहाँ पे, मतलब कि केस कहाँ फाइल कर सकता है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और वो जो भी जजमेंट देगा, अगर वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो अपील कहाँ पे फाइल कर सकता है, डेप्ट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल, जो कि एस्टैब्लिश हुआ है अंडर द रिकवरी ऑफ डेप्ट्स ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। फाइन। प्रोविजन के जो एक्ट के जो सार्फेसी एक्ट के जो प्रोविजन है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी सिक्योरिटीज है जो एग्रीकल्चर लैंड में क्रिएटेड है, या इन केस जहाँ पे अमाउंट जो है वो 20% से कम है ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट। मतलब कि अगर आपने 1000 रुपये का लोन लिया है और आपने 800 रुपये वापस दे दिए हैं, सिर्फ 200 रुपये नहीं दिए, तो वहाँ पे सार्फेसी एक्ट नहीं लागू होगा, ठीक है। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल रेजिडेंट वन, ठीक है। 1 लाख रुपये से कम अमाउंट में आप सार्फेसी एक्ट को नहीं यूज़ कर सकते। फाइन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्टेंसी कोड। अभी क्या रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड। ये गाइस हमने लास्ट ईयर पढ़ा था जब ये आया था, मतलब कि हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। रिसेंटली पार्लियामेंट ने IBC कोड को पास किया है, बिल 2020। सो हम क्या कर सकें, कुछ कॉर्पोरेट्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि क्या हुआ, पेंडेमिक आई, पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से हर एक बंदे की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा, और जो और बंदे क्या थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंसॉल्वेंट हो सके। तो इसके तो क्या होएगा, मैक्सिमम लोगों पे IBC कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों को हम IBC कोड से मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, पार्लियामेंट ने IBC बिल 2020 लेके आया, सो दैट इसमें कुछ अमेंडमेंट की, सो दैट हम क्या कर सके, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। फाइन। अब आप देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर रहता है IBC के, ये इंडिविजुअल को कवर करता है, किसी कंपनीज को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को या पार्टनरशिप फॉर्म, इन सबको कवर करता है। इनको एडजुडिकेट करता है, मतलब कि अगर किसी कंपनी पे IBC कोड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनको जुरिस्डिक्शन कौन करता है, वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया कंपनीज के केस में, या LLPs के केस में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो गया इंडिविजुअल्स के केस में, और पार्टनरशिप फॉर्म्स के, ठीक है। ये जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होती है वो किसी भी स्टेक होल्डर्स के द्वारा इनिशिएट की जा सकती है, फर्म के, या फर्म हो, डेप्टर हो, या क्रेडिटर, एम्प्लॉय। मतलब कि जिसने भी पैसा जिसका उधार लिया, लेकिन अगर बैंक से लिया है या फिर किसी फर्म का लिया है, तो उसका कोई भी जो स्टेक होल्डर है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। अगर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है, तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हम अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कि जैसे ये केस अगर किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, चाहे वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो, किसी ने अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए एक स्पेशली एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर IP को अपॉइंट किया जाएगा। अब क्या है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया को प्रपोज किया गया था कि इसमें क्या आएगा, एक हम मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करेंगे फॉर द मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। देखोगे, सिंपल बात ये कि आपका जो केस लड़ेगा, या जो आपका ये सब देखेगा कि किस तरह से हम ड्यूज को रिकवर कर सकें या ये सब कर सकें, तो उसके लिए एक IP अपॉइंट किया जाएगा, दैट इज द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, जिसके अंदर हम किसी भी एक प्रोफेशनल को चूज करेंगे जो आपके केस को देखेगा, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज में कौन, उसके गवर्निंग बोर्ड में कौन कौन से उसके मेंबर होंगे, तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो कौन मतलब कि वो
किसने प्रपोज करके वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड ऑफ इंडिया ने कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको बारे में पता होना चाहिए कि ये जो बोर्ड है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, फाइन, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मॉनिटर करती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को मॉनिटर करती है और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज इन सबको मॉनिटर करती है, फाइन। इसका जो मैनेजमेंट की जो पावर है या जो बोर्ड ऑफ फर्म की जो पावर है वो कमिटी को ट्रांसफर की जाती है ऑफ द क्रेडिटर्स, जिसके अंदर सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर, फाइन। ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम उस कंपनी को रिवाइव करना चाहिए, नहीं, मतलब कि जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, जो मतलब कि अब उसमें बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है या वो मतलब कि अब नहीं चल सकती, तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इसमें थोड़ा मतलब कि लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करके क्या हमें उस कंपनी को रिवाइव करना चाहिए या फिर लिक्विडेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर उनको लगता है कि हाँ रिवाइव करना चाहिए तो फिर वो देखते हैं कि कौन उस फर्म को बाई करने में मतलब कि इंटरेस्टेड है, फाइन, तो बेचना तो पड़ेगा ना। दे चूज़ द पार्टी विद द बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान, फिर उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी इस कंपनी को खरीदने को रेडी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, मतलब कि जो पार्टी अच्छा आपको प्लान देती है तो उसको चूज़ करते हैं, या फिर दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स, या फिर जो उस एजेंसी में जो मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनको लगता है कि हाँ कि हमें इस कंपनी को इस पर्टिकुलर पार्टी को ये कंपनी बेच देनी चाहिए, तो हम देते हैं सो दैट वो उस फर्म को मैनेज कर सके, ठीक है। लॉ प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको हमें विद इन 180 डेज कंप्लीट करनी है, अगर नहीं हुई तो इसको मोर ओवर हम 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स केस हो, डिसीजन फिर भी नहीं पहुंचा विद इन द टाइम फ्रेम, तो फर्म को हम क्या करेंगे, लिक्विडेटेड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक वाटरफॉल मैकेनिज्म को अंडर आईबीसी के अंडर डिफाइन किया गया। देखो ये मैकेनिज्म होता है अंडर आईबीसी जो क्या करता है, जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी होता है ओवर द अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब कि देखो लाइक सिंपल बात ये है कि जो एक तो सिक्योर्ड होते हैं, जो मतलब कि जिनकी हिस्ट्री अच्छी हो, तो उनको ज़्यादा क्या कहता है, प्रायोरिटी देता है एज़ कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिट, ठीक है। तो यही वाटरफॉल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं आईबीसी और सरफेसी एक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, फाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईबीसी जो कोड है कवर करता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिट दोनों करता है, जबकि सरफेसी एक्ट सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कवर करता है, फाइन। आईबीसी क्या करता है, कोड टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द सर्फ, मतलब कि अगर आईबीएस और सारफेसी एक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट हो, मतलब कि अगर उन दोनों में से अगर किसी बंदे पे दोनों कोड लागू होते हैं तो आईबीसी कोड क्या होता है, ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो पावर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, फाइन। इसके जो सेपरेटेड मतलब कि अभी हमने देखा इंडिविजुअल्स होगी, पार्टनरशिप फर्म्स होगी, या फिर जो एलएलपीज होगी, या फिर जो कंपनीज होगी, तो उनमें क्या डिफरेंट डिफरेंट लॉज क्या होते हैं, लगते हैं, ठीक है। तो सेपरेट एडजुडिकेशन अथॉरिटीज है एलएलपी के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ सारफेसी एक्ट में भी पड़ा, सिर्फ एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है फॉर बोथ, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनीज हो, फाइन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी न्यूज़। इट सेज दैट कंपनी अगर उनको लगता है कि कंपनी को लिक्विडेटेड करना चाहिए, तो जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको पहले पे करना होगा फुल एक्सटेंट ऑफ द एडमिटेड क्लेम, मतलब जितना भी उन्होंने क्लेम किया उसका पूरा पैसा उन्हें देना पड़ेगा बिफोर एनी सेल प्रोसीडिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फाइन। सिंपल बात यह है कि अगर आप कोई कंपनी बेच रहे हो तो कंपनी जो खरीद रहा है, जो भी सिक्योर्ड अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर उसको बेच रहा मतलब कि खरीद रहा है, तो उसे पहले पैसा देना होगा जितना भी उसने क्लेम किया कि मुझे इस कंपनी के कितने % शेयर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ थी जो क्या था, प्री पैक्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हमने पहले भी पढ़ा था डेली करंट अफेयर से। अभी क्या एज पर रिपोर्ट्स क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, लाइकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अमेंड करेगी, इसमें एक प्री पैक को इंट्रोड्यूस करेगी एज अ रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब कि जो भी आपका डिस्प्यूट है कोई, उसको कैसे आप रिजोल्व कर सकते हो, या फिर अगर कोई कंपनी करप्ट हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उसका कैसे रिजोल्व कर सकते हो, तो प्री पैक एक रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा। एक प्री पैक जो का एक एग्रीमेंट होगा किस तरह से आप डेप्ट को रिकवर कर सको, रिजोल्व कर सको ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द सिक्योर क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग। मतलब सिंपल बात है कि आप उस कंपनी को डायरेक्ट बेचने के अलावा क्या कर सकते हो, एक एग्रीमेंट कर सकते हो किसके, सिक्योर क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, फाइन। मतलब कि कौन इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है और कौन इसको क्रेडिट मतलब करना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में एक हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट कर देंगे सो दैट हम उस कंपनी का जो डेप्ट है उसको रिजोल्व कर सकें, फाइन। सिंपल बात है, वो कंपनी इंसॉल्वेंट है, उसको सॉल्वेंट बनाने के लिए उसमें क्रेडिट की जरूरत है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो हम एक एग्रीमेंट कर देंगे बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर, इंस्टेड कि उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, बेचते, ठीक है। प्री पैक में क्या होता है, एक इंक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है जो कंपनी का क्या करता है, कंट्रोल रखता है अंटिल अ फाइनल एग्रीमेंट इज, मतलब कि जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता कि इस कंपनी का फाइनली क्या करना है, बेचना है, ये एग्रीमेंट करना है, तब तक एक मैनेजमेंट होता है जो इस कंपनी को कंट्रोल करता है। आईबीसी के अंडर जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम इंक्यूबेंट मैनेजमेंट टू एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विच लेट्स टू डिसरप्शन इन द बिजनेस, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा है कि आईबीसी कोड में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर आईपी को अपॉइंट करते हैं जो ये सबको करता है, लेकिन
प्री पैक एग्रीमेंट में क्या आएगा, ये जो मैनेज करेगा वो कौन करेगा, एक इंक्यूबेंट मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। जैसे अगर आईपी के पास अपॉइंट हो जाएगा तो बिजनेस में डिस्ट्रक्टिव होने लगेगा, फाइन। नेक्स्ट है प्रोविजनिंग ऑन लोन्स, प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स। अभी आरबीआई ने प्रोवाइड किया क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेशल प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स विच आर अंडर मोरेटोरियम। मतलब कि मोरेटोरियम का मतलब मैंने आपको बताया कुछ टेम्परेरी सस्पेंशन होना जाना किसी एक्टिविटीज़ का। तो अगर कोई कंपनी मोरेटोरियम में है, टेम्परेरी अपनी एक्टिविटी सस्पेंड कर रखी है, तो आप उस कंपनी से कैसे लोन ले सकते हैं, उसका एक स्पेशल प्रोविजन है जो आरबीआई ने रिसेंटली प्रोवाइड किया, ठीक है। न्यूज़ पे देखते हैं अभी क्यों न्यूज़ थी। आरबीआई ने अप्रैल में बोला कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आपको पैसा उधार पे देते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 10% प्रोविजनिंग लोन पे दे सकते हैं, दैट और ओवरड्यू बट नॉट येट एनपीएस एंड वेयर मोरेटोरियम हैज़ बीन अप्रूव्ड। मतलब कि सिंपल बात यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 10% जो लोन है, मतलब 5% फेज ओवर 2 क्वार्टर्स, मतलब कि 2 क्वार्टर्स में 5% ऐसे करके 10% लोन पे दे सकते हैं जो पैसा उनका एनपीए नहीं है, फाइन। और जहाँ पे मोरेटोरियम अप्रूव हो चुका है। लोन प्रोविजनिंग अंडर बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो अर्निंग्स है या फिर जो फंड प्रोवाइड करते हैं टू प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ देयर पेट एसेट, उसको अलग से रखना होगा। पर अंडर लोन प्रोविजनिंग बैंक्स हैव टू सेट असाइड अर्निंग और प्रोवाइड फंड टू अ प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ देयर बेट एसेट। प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है वो आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए एज पर एसेट क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपको पता है हर एक जगह एसेट्स को क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा बैड एसेट है, कौन सा गुड एसेट है। तो प्रोवाइजिंग जो नॉर्म्स हैं वो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया कैसे हम एसेट को क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल प्रोविजनिंग है एनपीए की वो 15% है फॉर सिक्योर्ड लोन एंड 25% है अनसिक्योर्ड लोन। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर 100 करोड़ का लोन है वो एनपी और सबस्टैंडर्ड का बन सकता है। एटलीस्ट 15 करोड़ हैज़ टू सेट असाइड बाय द बैंक फ्रॉम इट्स अर्निंग एज प्रोविजन, फाइन। आरबीआई ने ये भी क्लोरीफाई किया कि जो प्रोविजनिंग को तभी हम कंसीडर किए जाएंगे ओनली फॉर क्रेडिट लोन्स कैटेगराइज एज स्पेशल मेंशन अकाउंट एज द स्टार्ट ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। एक सेकेंड, हाँ। तो गाइस इसमें सिंपल बात ये है कि अगर देखो अभी हमने क्या बोला, प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, एसेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब सिंपल बात ये है कि देखो अगर आपने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, फाइन, और ऐसा लग रहा है कि वो 100 करोड़ क्या है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 करोड़ में से क्या करेगा, पहले ही जो वो बैंक है वो 15 करोड़ क्या रख लेगा, अलग रख लेगा, ठीक है। सो दैट वो उसको एज अ प्रोविजनर मतलब कि बना सके, ये उसका प्रोविजन नॉर्म्स है कि वो 15 करोड़ अपना अलग से रख लेगा, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि 15% अलग तब रखेगा जब वो सिक्योर्ड लोन हो, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब कि उसकी सिक्योरिटी रखी हुई है हमारे पे, ठीक है। 25% साइड में अलग रखेगा अगर वो अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब कि अगर 100 करोड़ आपने अनसिक्योर्ड एज अ लोन दे रखा है तो आप अपने साइड में जो बैंक है वो 25 करोड़ अलग से रख लेगा एज अ प्रोविजनिंग लोन, फाइन। तो आरबीआई ने इसके अलावा क्लैरिफाई कर दिया कि कौन से लोन्स को हम कैटेगराइज करते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। देखो अब स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, देखो स्पेशल मेंशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो लोन आपको लगता है कि ये पक्का एनपी होने वाला है, बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा पैसे नहीं देने वाला, जिसकी वजह से क्या होता है बोरर वो डिफॉल्ट कर सकता है जब वो अपना डेप्ट ऑब्लिगेशन ना दे पाए, ठीक है। थ्रू द अकाउंट हैज़ नॉट येट बीन क्लासिफाइड, मतलब कि नो डाउट अभी वो एनपी में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको ये पूरा उम्मीद है कि ये स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा और कल को एनपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उन अकाउंट को हम स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं। तो आरबीआई ने इवन उनके लिए भी प्रोविजनिंग रखी है कि किस तरह से जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के अंदर जो हमने लोन दिया हुआ है उसमें हम प्रोविजनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको दे दिया प्रोविजनिंग हम सिक्योर्ड अकाउंट्स और अनसिक्योर्ड अकाउंट्स के अंदर कैसे करते हैं। सिक्योर्ड अकाउंट के अंदर 15% अलग से रख लेता है जो बैंक, अनसिक्योर्ड अकाउंट्स के लिए 25% अलग से रख लेता है, और इसके अलावा आरबीआई ने स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के लिए भी प्रोविजनिंग कंसीडर की है, फाइन। अब आप देख सकते हो इसके अंदर भी 3 तरह के होते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2। 0 में क्या होता है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो अभी तक 1 से 30 दिनों में तक आपको नहीं मिला हुआ, जब 31 से 60 दिन में ना मिला, और जब 61 से 90 दिन तक आपके पैसे ना मिले और ना प्रिंसिपल अमाउंट मिला, और अगर आपने 1000 रुपये लोन पे ले रखे, ना आपको 1000 रुपये मिला है और ना जो ऊपर आपने इंटरेस्ट 20 रुपये दिए हैं वो भी नहीं मिले, ठीक है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो जो वो पैसा है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में कन्वर्ट हो जाता है, फाइन। आपको पता है एनपी कब कन्वर्ट होता है, जब 90 दिन से ऊपर हो जाए तो वो जो पैसा होता है वो एनपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी एसेट क्लासिफिकेशन आरबीआई कैसे करता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट क्लासिफिकेशन बेस होता है कितनी टाइम की लेंथ। अभी मैंने देख लिया जब आपने अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट 30 दिन में नहीं दिया तो क्या होता है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है, जब 60 दिन तक नहीं दिया तो वो 1 में चला जाता है, जब 90 दिन तक नहीं दिया तो वो 2 में चला जाता है। एनपी क्या होता है, जब प्रिंसिपल या जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका जो पीरियड 90 डेज से ज़्यादा हो जाए तो वो एनपी में चला जाता है, अभी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो एसेट मतलब कि एनपी रह चुके हैं और पीरियड लेस देन रिकॉर्ड, मतलब कि
अब जो पैसा है आपका पहले 90 दिन तक नहीं है, प्लस अब वो एनपीए 12 महीने तक, 1 साल तक जब एनपीए रह चुका है वो पैसा, तब वो एसेट सब स्टैंडर्ड हो गया। डाउटफुल एसेट क्या होता है, जब वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अगले 12 मंथ तक रह चुका, मतलब कि एनपीए 2 साल तक रह चुका और सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल तक रह चुका, तब वो पैसा क्या होता है, डाउटफुल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लॉस एसेट जब हम मान लेते हैं कि नहीं भाई अब तो ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला, वो कब होता है, जब एसेट का होता है, जब वो एसेट बैंक के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लेते कि बस अब तो वो लॉस हो चुका है, वो बाय आते जब अमाउंट हैज़ नॉट बिन राइटली ऑफ रिटर्न ऑफ फुली, ठीक है, मतलब कि आपको नहीं आने वाला, ठीक है। एन एसेट वेयर लॉस हैज़ बिन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स और द आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज़ नॉट बिन रिटर्न ऑफ फुली, फाइन। तो गाइस आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हो जाए रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। अगेन गाइस एनबीएफसी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। रिसेंटली ये आरबीआई ने प्रपोज किया कि किस तरह से वो अपनी रेगुलेटरी अप्रोच में शिफ्ट करेगा कि सो दैट वो एनबीएफसीज को बेटर वे में रेगुलेट कर सके। अब एक बार हम एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं, ये एज ए स्टैटिक पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो एनबीएफसीज क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट को डीडी जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जबकि बैंक्स ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करता है। चेक आप मतलब कि जो एनबीएफसी है वो चेक नहीं इशू करते, नहीं ड्रॉ करते हैं, जबकि बैंक्स चेक ड्रॉ कर सकते हैं, इशू भी कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी एनबीएफसीज के पास अवेलेबल नहीं है, जबकि बैंक में ये अवेलेबल है। एक्ट फॉर रेगुलेशन एनबीएफसीज को जो रेगुलेट किया जाता है वो अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर किया जाता है, जबकि बैंक्स को जो रेगुलेट किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर किया जाता है। एनबीएफसीज क्या है, काफ़ी बार हम चुके हैं, एक कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जिसका काम यही कि वो लोन्स प्रोवाइड करती है, एडवांसेस प्रोवाइड करती है, शेयर्स को एक्वायर करती है, स्टॉक्स बॉन्ड या सिक्योरिटी, इन सब को एक्वायर क्या करती है, जो इशू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा या किसी भी और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के द्वारा, लाइक नेचर, लीसिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट बिजनेस, मतलब इन सब में क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है और ये शेयर वगैरह एक्वायर करती है, ठीक है। अब क्या करेक्टरिस्टिक क्या है एनबीएफसीज के, एनबीएफसीज में ऐसे इंस्टीट्यूशन इंक्लूड नहीं होते जहाँ पे जो प्रिंसिपल बिजनेस क्या हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, या फिर ऐसे सेल्स गुड्स का सेल परचेज हो अदर देन सिक्योरिटी, या फिर कहीं पे ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो। अब आपको समझ में आ गया एनबीएफसीज क्या कवर नहीं करती, कौन से इंस्टीट्यूशन नहीं करती, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वाले, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वाले, या फिर जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड का क्या हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, या फिर गुड्स का सेल परचेज हो रहा है अदर देन सिक्योरिटी, मतलब शेयर्स का हो रहा है तो ऑफकोर्स उसमें कवर करेगी, लेकिन शेयर्स के अलावा किसी और का सेल परचेज हो तो उन इंस्टीट्यूशन को ही कवर नहीं करती, ठीक है। एनबीएफसीज को हम कैटेगराइज करते हैं किस हिसाब से, इन टर्म ऑफ टाइम ऑफ डेबिटिज इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, मतलब देखो कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं, कहीं होती है जो नॉन डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट को नहीं एक्सेप्ट करती, ठीक है। नॉन डिपॉजिट जो एनबीएफसीज होती हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज हम क्या करते हैं, दो तरह से उसको क्लासीफाई करें, एक तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और दूसरी है नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी, दैट इज द एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज एंड द एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मिनट यार, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा एनबीएफसी को हम कैटेगराइज करते हैं किस एक्टिविटी वो अकॉर्डिंग, मतलब कि क्या करती है, कौन सी एक्टिविटी वो चला रही है, कौन सी एक्टिविटी वो कंडक्ट करते हैं, उस हिसाब से उनको कैटेगराइज, ठीक है। तो आपने समझ आ गया एनबीएफसी को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, उसकी लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, या डिपॉजिट या नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। दूसरा है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बाय देयर साइज, एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, आपको पता है जिनका साइज, एसेट साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो एनबीएफसी हमारे लिए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा क्या होती है, नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज होती है। फिर होती है कौन सी एक्टिविटीज़ वो कंडक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करते हैं, राइट। मेजर चैलेंजेस क्या है एनबीएफसी, आप देख सकते हो एनबीएफसीज को रेगुलेट कौन करता है, अंडर कंपनीज एक्ट के 1956 के अंडर सेक्शन 3 के अंडर। एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, आप देख सकते हो उनका जो रेगुलेशन, सुपरविजन, एनफोर्समेंट होता है आरबीआई के अंडर। इसके अलावा कुछ और रेगुलेटर्स के द्वारा एनबीएफसी को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, जैसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्हें रेगुलेट करते हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गया, ठीक है, मर्चेंट बैंक कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग, ये सब क्या करते हैं, इनको कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी और रेगुलेटर्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाता है। मतलब कि जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये खुद में क्या है, ये खुद में भाई वो हैं एनबीएफसी, ठीक है, तो लेकिन उनको कोई और रेगुलेट करता है अदर देन आरबीआई, ठीक है। इनके जो अथॉरिटी देखो, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो मेनली रेगुलेट करता है वो करता है नेशनल हाउसिंग बैंक करता है, जबकि इन सब को जो रेगुलेट करता है वो एसईबीआई करता है। जो निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज होगी, इनको मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है। चिट फंड कंपनीज को मेनली स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा कुछ नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है अंडर द कंपनी तक 1957, और इनका जो रेगुलेटरी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, और जो उनकी एनफोर्समेंट एजेंसी होती है वो कौन होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, फाइन।
अब मेजर कैटेगरीज होते हैं एनबीएफसी की, अभी हमने देख लिया कौन कौन सी होती है। एसेट फाइनेंस कंपनी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, लोन कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनीज होती हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स होती हैं, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ मोटरेज ग्रांटेड कंपनीज होती हैं, या फिर एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज होती है। ये सब कुछ कैटेगराइज है किसकी, एनबीएफसी की, ठीक है। ये कंपनीज को एनबीएफसी लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई के साथ मिलता है, लेकिन इनको रेगुलेट कौन करता है, डिफरेंट एजेंसी इनको रेगुलेट करती है, जो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्यों चाहते हैं कि एनबीएफसी को रेगुलेट करने में कुछ चेंज किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क की क्या है, थ्रेट है। अभी आपने देखा IL&FS क्राइसिस हुआ, DHFL क्राइसिस हो, तो इसकी वजह से तब से जो रिस्क है वो बढ़ा जा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो लार्ज एनबीएफसी है, जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, वो एक बैंक में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, इन लाइन विद द इंटरनल वर्किंग ग्रुप, जो कि वो जिसने अभी हमने कल पढ़ा था लाइसेंसिंग नॉर्म्स को उन्होंने रिवाइज किया। तो हम क्या चाहते हैं कि जो लार्ज एनबीएफसी उनको बैंक्स में कन्वर्ट किया जाए। हम चाहते हैं फिनटेक सेक्टर एमर्ज हो फॉर सो दैट हम क्या कर सके, बैंक्स एनबीएफसी जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं वो इकट्ठे ऑपरेट कर सके ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक है। अब क्या चेंजेस हैं जो आरबीआई ने प्रपोज किए हैं, देखो पहले आरबीआई ने प्रपोज किया कि हमें क्या करना चाहिए, जनरल अप्रोच ऑफ कुछ रेगुलेशन मूव करना चाहिए, सो दैट हम क्या कर सके, लार्जर प्लेयर्स को मॉनिटर कर सके एज क्लोजली एज इट डज बैंक, मतलब कि जैसे हम बैंक्स को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं इतनी क्लोजली, उसी तरह हम क्या कर सके, जो लार्ज प्लेयर्स हैं उनको मॉनिटर कर सके। और इस आइडिया के लिए उन्होंने कुछ फॉलोइंग चेंजेस क्या करें, प्रपोज किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्रिएट करेंगे। इसमें एक बेस लेयर होगा, देखो बेस लेयर होगा, मिडल लेयर होगा, अपर लेयर होगा, टॉप लेयर होगा, ठीक है। ये तो डिग्री ऑफ रेगुलेशन, मतलब कि जो बेस लेयर में जो एनबीएफसी है वहाँ पे जो रेगुलेशन होगा वो थोड़ा कम होगा। जैसे जैसे टॉप लेयर पे जा देंगे तो जो रिस्क होता है वो बढ़ता है, तो मॉनिटरिंग भी उतनी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, फाइन, सिंपल। फिर हम क्या करेंगे, एनपीएससी को जो हमने क्लासीफाई किया उसमें क्लासिफिकेशन के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेस लेयर फ्रॉम 180 डेज टू 90 डेज ओवर टू, फाइन। तो इसमें ये होगा, सिंपल बात ये कि बेस लेयर में जो एनबीएफसी होंगे वो उनका जो नॉन डिपॉजिट इनका 1000 करोड़ तक हो, ठीक है, ये आप देख लेना। तो ये इसमें है। तो बस अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।